हेलो दोस्तों, एचपी कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम टीसीए का पेपर 1 पढ़ेंगे जिसमें क्लास 17 हमारी रहेगी और आज हम यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 हमारी पिछली क्लास में भी हमने पढ़ी थी। तो इसमें हमने क्या देखा था, मेमोरी क्या है, मेमोरी के प्रकार कितने हैं, और हमने जो पहली मेमोरी है जिसमें हमने रैम के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम रोम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। और अगर आपने वह पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक मैं दे देता हूँ, आप वहाँ जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर थोड़ा सा वॉइस में कोई दिक्कत अगर प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो स्लाइड में हर एक चीज़ मैंने मेंशन की है जो सब जेन्युइन है, ठीक है। आपको वो कहीं भी नहीं मिलेगी। और जो भी चीज़ मैंने स्लाइड में मेंशन की है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम देखते हैं रीड ओनली मेमोरी, रोम क्या होती है। तो रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। यह स्थायी मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम स्टोर कर दिए जाते हैं। इस मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम परिवर्तित और नष्ट नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है। इसलिए यह मेमोरी रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर का स्विच ऑफ होने के बाद भी रोम में संग्रहित डाटा नष्ट नहीं होता है, अतः रोम नॉन वॉलेटाइल या स्थायी मेमोरी कहलाती है, ठीक है। मतलब कि इसमें मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं तो रोम जो होता है ना, वो कंप्यूटर के मदरबोर्ड या लैपटॉप के मदरबोर्ड में इनबिल्ट मेमोरी होती है, ठीक है। और ये होती है स्थायी मेमोरी। अब आप सोचेंगे कि सर आपने पहले हमको बताया था कि रैम जो होती है, रैम तो अस्थायी मेमोरी होती है, तो फिर रोम स्थायी मेमोरी कैसे हो गई। तो रोम जो होती है ना, वो कंप्यूटर में इनबिल्ट होती है और वो तब तक ही, वैसे तो तब तक ही वर्क करती है जब तक कि अपना प्रोग्राम रन कर रहा है। कंप्यूटर के बंद होने के बाद उसका डेटा जो होता है वो स्वतः ही नष्ट हो जाता है, ठीक है। हम आगे देखते हैं। रोम ऐसे निर्देश संग्रहित करता है जो कंप्यूटर शुरू करने के लिए आवश्यक है। इस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, बूट स्ट्रैप के रूप में जाना जाता है, ठीक है। रोम चिप्स का उपयोग केवल कंप्यूटर में ही नहीं बल्कि वॉशिंग मशीन और माइक्रो ओवन जैसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में भी किया जाता है। रोम में इंफॉर्मेशन को प्रोग्रामिंग के द्वारा स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर की बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इंफॉर्मेशन रीड ओनली मेमोरी में ही सेव रहती है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम इसे बायोस भी बोलते हैं, ठीक है। हम आगे देखते हैं। रोम के विभिन्न प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से रोम के प्रकार होते हैं, हमने पिछली वीडियो में रैम के टाइप देखे ही थे, जिसमें हमने एस रैम और डी रैम पढ़ा था, मतलब कि स्टैटिक और डायनेमिक रैम। इसी प्रकार रोम के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला तो होता है पी रोम, सेकेंड होता है हमारा ई पी रोम, और थर्ड होता है हमारा ई ई पी रोम, ठीक। थोड़ा सा फुल फॉर्म देख लेते हैं हम। पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ई पी रोम का जो होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हम अब आगे इसके टाइप पढ़ लेते हैं। तो पी रोम क्या होती है, मतलब कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या होती है। तो पी रोम का पूरा नाम जो होता है, अभी मैंने बताया, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। यह एक ऐसी मेमोरी है इसमें एक बार डेटा संग्रहित होने के बाद, मतलब एक बार डेटा स्टोर हो जाता है, इसके बाद इसे मिटाया नहीं जा सकता और ना ही चेंज किया जा सकता है या परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। तो पी रोम को प्रोग्राम करने के लिए एक पी रोम प्रोग्रामर या पी रोम बर्नर का उपयोग किया जाता है। पी रोम प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया को पी रोम को वर्णन करना कहा जाता है, ठीक है। इसमें संग्रहित डेटा को संशोधित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे एक बार प्रोग्राम करने योग्य डिवाइस कहा जाता है। इनका उपयोग सेल फोन, वीडियो गेम कंसोल, चिकित्सा उपकरण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में किया जाता है। आपको स्लाइड में ये सारी चीज़ें लिखी हुई दिख रही है, ठीक है। अगर वॉइस में कोई एरर आ रहा है तो आप स्लाइड को देखकर भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। और सारी चीज़ें आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होती है। आप चाहे तो कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे अन्य कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, आप इन चीज़ों को पढ़ के एग्ज़ाम में अच्छा खासा स्कोर ला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ई पी रोम क्या होती है, मतलब कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ई पी रोम का पूरा नाम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। यह पी रोम की तरह ही होता है। इसमें संग्रहित प्रोग्राम को परावैज्ञानिक किरणों के द्वारा ही मिटाया जा सकता है। तो भैया वहाँ तो उसे मिटाया ही नहीं जा सकता, पर यहाँ तो हम इसे किसके द्वारा मिटा सकते हैं, परावैज्ञानिक किरणों के द्वारा, मतलब कि अल्ट्रा वायलेट्स रेज जो होती है उसके द्वारा हम इसे मिटा सकते हैं। और नए प्रोग्राम स्टोर किए जा सकते हैं इसमें, वहाँ तो स्टोर नहीं कर सकते थे फिर से। इस रोम का उपयोग माइक्रो कंट्रोलर्स में किया जाता है। थर्ड हम देखेंगे ई ई पी रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है
इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस तकनीक में रीड ओनली मेमोरी से प्रोग्राम को इलेक्ट्रिकली विधि से मिटाया जा सकता है। ठीक है, ऊपर जो हमने ईपी रोम पढ़ा ना, उसमें हम अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा मिटा सकते हैं, और इसमें हम किसके द्वारा मिटा सकते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रिकली विधि से इसको मिटा सकते हैं। इसका प्रयोग कंप्यूटर के बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इंफॉर्मेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम एक नई चीज़ देखेंगे, कैश मेमोरी क्या होती है। कैश मेमोरी के बाद हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम कैश मेमोरी जान लेते हैं कि कैश मेमोरी क्या होती है। इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो सीपीसीटी का एग्जाम हो चाहे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। ठीक है, तो कैश मेमोरी क्या होती है। तो कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग के दौरान आवश्यक डेटा और निर्देशों को सेकेंडरी स्टोरेज से प्राप्त कर रैम में स्टोरेज किया जाता है। रैम और सीपीयू रजिस्टरों के बीच डेटा ट्रांसफर होने में समय लगता है। ठीक है, जो कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को प्रभावित करता है, जिससे कंप्यूटर का परफॉर्मेंस धीमा हो जाता है यानी कि स्लो हो जाता है। तो इस कमी को दूर करने के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। कैश मेमोरी एक बहुत ही उच्च गति की मेमोरी है जो कि रैम और सीपीयू के बीच स्थित होती है। इसके बाद यह एक हाई स्पीड स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है जिसे माइक्रो प्रोसेसर तेजी से एक्सेस करता है। यह सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग डेटा और प्रोग्राम के उन हिस्सों को रखने के लिए किया जाता है जो सीपीयू द्वारा सबसे ज़्यादा बार उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, कैश मेमोरी में डेटा अस्थायी रूप से स्टोर रहता है और इसकी स्टोरेज क्षमता भी कम होती है। कैश मेमोरी से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड एवं कार्य क्षमता बढ़ जाती है। कैश मेमोरी बहुत महंगी होती है, इसलिए यह आकार में छोटी है। आमतौर पर कंप्यूटर में 256 केबी से 12 एमबी के आकार की कैश मेमोरी होती है। ठीक है, अगर आपसे इन जनरली क्वेश्चन पूछा जाए कि मेमोरी कितने टाइप की होती है, तो आप तो दो ही टाइप बता पाएंगे भैया, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है। अब प्राइमरी मेमोरी में भी आप दो टाइप बताएंगे, पहला तो रैम और दूसरा रोम। पर एक मेमोरी और होती है प्राइमरी में ही, कैश मेमोरी, आपको इसे भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसी के बारे में अभी हमने पढ़ा है। स्लाइड में आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर मेंशन हो रहा है कैश मेमोरी क्या है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम कैश मेमोरी की कार्यप्रणाली देख लेते हैं। तो कैश मेमोरी एक स्टोरेज बफर है जो अधिक बार उपयोग किए जाने वाले डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करके रखता है और उन्हें प्रोसेसिंग के दौरान फास्ट स्पीड से सीपीयू को उपलब्ध कराता है। सीपीयू में ही एम्बेडेड होने के कारण कैश मेमोरी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में बहुत तेज होती है यानी कि फास्ट होती है। इसमें वही डेटा स्टोर होता है जिसकी सीपीयू को बार बार जरूरत पड़ती है। प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक डेटा की उपलब्धता पहले कैश मेमोरी में चेक की जाती है। यदि डेटा कैश मेमोरी में नहीं मिलता है तो उस डेटा को रैम से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद किसी भी एप्लीकेशन अथवा प्रोग्राम के लिए सीपीयू हार्ड डिस्क से डेटा सीधे प्राप्त नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि मैं कोई भी प्रोग्राम चला रहा हूँ अपने कंप्यूटर में या कोई भी सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ, तो उसके लिए कंप्यूटर क्या करेगा, डायरेक्ट हार्ड डिस्क के पास नहीं जाएगा। वो कहाँ जाएगा, या तो वो रैम में जाएगा या कैश मेमोरी में जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्योंकि हार्ड डिस्क की स्पीड स्लो होती है, इसलिए आवश्यक डेटा प्राइमरी मेमोरी, देखो अभी मैंने बताया था ना कि रैम या तो कैश मेमोरी, दोनों में से किसी एक चीज़ में जाएगा, तो वो आवश्यक डेटा प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम में लोड होता है। तो रैम की डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड डेटा एक्सेस टाइम की तुलना में स्लो होती है, जिससे सीपीयू की कार्य क्षमता खराब होती है। इस कमी को दूर करने के लिए कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। कैश मेमोरी में क्योंकि जो हमारा डेली यूसेज वाला डेटा होता है वो एक बार स्टोर हो जाता है, जब हम दोबारा से उसको उपयोग करेंगे तो फटाफट से हमारा काम हो जाता है, जिससे कंप्यूटर भी हमारा जल्दी काम करता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी मेमोरी एड्रेस से डेटा या निर्देशों का बैकअप कैश मेमोरी में बना देती है, जिससे सीपीयू को जिस डेटा की ज़रूरत होती है वह उस कैश मेमोरी में चेक करता है। अगर कैश मेमोरी में डेटा मिल जाता है तो सीपीयू डेटा को प्रोसेस कर देता है, और अगर डेटा नहीं मिलता है तो सीपीयू उसे रैम से प्राप्त करता है। कैश मेमोरी में वही डेटा स्टोर रहता है जिसे सीपीयू को बार बार ज़रूरत होती है। ठीक है, बातचीत क्लियर हो गई, कैश मेमोरी की कार्यप्रणाली आपको समझ आ गई होगी। अब हम कैश मेमोरी के प्रकार देखते हैं। तो एक कंप्यूटर में कैश मेमोरी के अलग अलग लेवल्स होते हैं। इनको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से कनेक्टिविटी और एक्सेसिबिलिटी के आधार पर दर्शाया जाता है। जो कैश मेमोरी कंप्यूटर में सीपीयू के करीब स्थित होगी, मतलब कि पास में होगी, वो अन्य लेवल के मुकाबले तेज यानी कि फास्ट होगी, लेकिन सबसे कम डाटा स्टोर करती है वो। तो कैश मेमोरी सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, तो देखते हैं हम, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो लेवल 1 कैश मेमोरी क्या होती है,
तो लेवल 1 कैश वह मेमोरी होती है जिसे सीपीयू में ही बनाया जाता है या बनाया गया है, ये इनबिल्ट होती है उसमें। यह सीपीयू की तरह ही क्लॉक स्पीड पर चलती है। यह सबसे तेज मेमोरी होती है। अधिकांश कंप्यूटर में यह सीपीयू कैश के रूप में कार्य करती है, इसलिए इसे प्राइमरी कैश मेमोरी भी कहा जाता है। अगर कहीं क्वेश्चन आए कि L1 मेमोरी क्या होती है, ऑप्शन में लिखा हो प्राइमरी कैश मेमोरी, तो हमें वही टिक करके आना है, वही सिलेक्ट करके आना है कि इसे प्राइमरी कैश मेमोरी भी कहा जाता है। एड्रेस रजिस्टर इसका एक उदाहरण है। यह कैश मेमोरी का सबसे महंगा प्रकार है, इसलिए इसका आकार सीमित होता है। L1 कैश मेमोरी का साइज सबसे कम होता है। L1 कैश मेमोरी का साइज 64 KB से लेकर के 1 MB तक होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं L2 कैश मेमोरी क्या होती है। तो L1 कैश की तरह ही सीपीयू चिप में L2 कैश भी स्थित होता है। हालांकि यह सीपीयू कोर के करीब नहीं होता है। L1 तो सीपीयू के बहुत पास में होता है, पर L2 नहीं होता है। तो L2 कैश सीपीयू और रैम के बीच एक अलग चिप होती है। सीपीयू जब भी L1 कैश में डाटा को सर्च करता है और वहाँ नहीं मिलने पर वह L2 कैश में सर्च करेगा। ठीक है, इसलिए L2 को सेकेंडरी कैश मेमोरी भी कहते हैं। जैसे सीपीयू को कोई डेटा सर्च करना है, सबसे पहले तो वो L1 में जाएगा। L1 में उसे वो डेटा नहीं मिला है, तो इसके बाद वो L2 में जाएगा। तो इसलिए हम L2 को क्या बोलेंगे, हम सेकेंडरी कैश मेमोरी बोलेंगे। हाई स्पीड सिस्टम बस कैश को माइक्रो प्रोसेसर से इंटरकनेक्ट करता है। L2 कैश L1 कैश की तुलना में कम खर्चीला और बड़ा होता है, इसलिए L2 कैश का आकार बड़ा होता है। L2 कैश का आकार सामान्य 64 KB से लेकर के 8 MB तक हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं L3 कैश मेमोरी क्या होती है। तो L3 कैश मेमोरी लेवल 3 कैश L1 या L2 कैश की तुलना में बहुत बड़ी होती है। ठीक है ना, मतलब 1 और 2 लेवल से L3 कैश मेमोरी बहुत बड़ी होती है, लेकिन यह इन दोनों कैश से अलग है। L1 और L2 कैश एक प्रोसेसर के प्रत्येक कोर के लिए प्राइवेट होती है, जबकि L3 एक शेयर्ड केस है। ठीक है, L1 L2 तो प्राइवेट हो गई, पर L3 जो है ना वो एक शेयर्ड है जो सभी कोर के लिए कॉमन है। यह डेटा शेयरिंग और इंटर कोर कम्युनिकेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। L1 और L2 के मुकाबले L3 सबसे बड़ी कैश मेमोरी होती है, लेकिन यह तीनों में सबसे धीमी होती है। L3 कैश मेमोरी का साइज लगभग 4 MB से लेकर के 64 MB तक हो सकता है। L3 कैश का मुख्य उपयोग प्रोसेसिंग की गति को बढ़ाना होता है। रैम की तुलना में L3 कैश की स्पीड दुगनी होती है। ठीक है, इसके बाद आपके सामने स्क्रीन पर एक चार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें L1, L2, L3 कैश मेमोरी के बारे में बताया गया। तो L1 कैश मेमोरी का जो साइज है, मतलब कि वो जो मेमोरी होती है वो सीपीयू के जस्ट पास में होती है। ठीक है, और उसका साइज कितना होता है, अप टू 256 KB तक। और L2 का साइज होता है अप टू 6 MB तक, और L3 का साइज होता है अप टू 12 MB तक। अभी हमने देखा 64 MB तक भी जाता है, तो कभी कभी बढ़ जाता है वो। ठीक है, इसके बाद प्राइमरी मेमोरी रैम आ जाती है। तो रैम का साइज तो पहले भी हमने पढ़ा है कि रैम कितने GB की हो सकती है, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB। ये कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हमें जितनी आवश्यकता है उस प्रकार से रैम का भी उपयोग कर सकते हैं, पर ऐसा कैश मेमोरी के साथ नहीं है। वो कंप्यूटर में इनबिल्ट होती है, तो वह कुछ भी हो सकती है वो मेमोरी। फिर कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू के साथ इनबिल्ट इन कैश मेमोरी लेवल 1 कैश मेमोरी और L2 कैश मेमोरी होती है, ये दोनों इनबिल्ट हैं। फिर बिल्ट इन L1 और L2 कैश मेमोरी के अलावा कुछ सीपीयू में मदरबोर्ड पर एक अलग से कैश चिप होती है। उस कैश चिप को हम क्या बोलते हैं, L3 कैश मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद कैश मेमोरी के लाभ देख लेते हैं हम, और इसके नुकसान भी देख लेते हैं। तो कैश मेमोरी के लाभ कौन कौन से हैं। तो कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस या कम टाइम लेती है। कैश मेमोरी उस डाटा या प्रोग्राम को स्टोर करता है जिसे कम समय में एग्जीक्यूट किया जा सकता है। कैश मेमोरी अस्थायी उपयोग के लिए डेटा संग्रहित करती है। ये तो इसके हो गए लाभ। अब नुकसान की बात करें तो कैश मेमोरी की सीमित क्षमता यानी कि लिमिटेड कैपेसिटी होती है। कैश मेमोरी बहुत महंगी होती है, कॉस्टली होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा भैया सेकेंडरी मेमोरी का। तो इस वीडियो को भी आपको ज़रूर से देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।